ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत 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 बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार, मतलब कितनी बार बताऊं कि 20 साल में शायद 15-16 बार ये रिपीट हो चुका है। क्या? इफ मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट is replaced by monochromatic blue light, अगर मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया जाए मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट से, तो बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात ये पूछी। एक बार आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा रेड कलर को यूज करके, तो जो भी फ्रिंज विड्थ होगी बीटा रेड इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा, कौन सी यूज करोगे? रेड वाली अपॉन स्मॉल डी। फिर आपने उसी प्रैक्टिकल को किया ब्लू कलर से, तो ब्लू कलर के लिए डी लैम्डा कौन सा यूज करोगे? ब्लू कलर वाला अपॉन डी। अगर डिवाइड कर दें आप इसे बीटा रेड बाय बीटा ब्लू, तो क्या आएगा? लैम्डा रेड बाय लैम्डा ब्लू। अब जो रेड की वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, तो इसका मतलब बीटा विद रेड कलर ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ग्रेटर देन बीटा विद ब्लू कलर ऑफ लाइट। सीधी बात है, आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट, तो सिंपल सी बात है, ये सारी कहानी कहो, उसके बाद कह दो कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, खत्म किस्सा। आपसे कहा जाए मोनोक्रोमैटिक ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट, फिर से यही सारी कहानी आपको करनी है, आप कह दीजिए कि फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली दुगनी हो जाती है। जो रेड लाइट का आपका वेवलेंथ है, लैम्डा रेड है, वो 7800 एंगस्ट्रॉम है, 780 नैनोमीटर। और जो ब्लू कलर की लाइट है, इसके लिए लगभग लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे 8000 ले लो तो दुगना हो गया ना लगभग। तो अगर आपने रेड लाइट हटा करके ब्लू लाइट कर दी तो फ्रिंज विड्थ लगभग लगभग आधी रह जाएगी, एग्जैक्टली हाफ नहीं, लगभग। और अगर आपने ब्लू लाइट हटाकर रेड लाइट यूज कर ली तो लगभग लगभग दुगनी फ्रिंज विड्थ हो जानी है आपकी। लेकिन आप दुगनी तिगनी के चक्कर में ना पड़ो, सीधे सीधे आपने ये पूरी कहानी बताई, 2-4 लाइनें करी और रेड को रिप्लेस करा ब्लू से, डिक्रीज कह दो, ब्लू को रिप्लेस किया रेड से, इंक्रीज कह दो, ठीक है। इसी में आपसे कहा जाता है क्या कि फ्रिंज विड्थ पर क्या पड़ेगा इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना भी वेवलेंथ चेंज करना ही है। जब आप रेड को हटा करके ब्लू लगा रहे हो तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। तो अब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी। बीटा इज इक्वल्स टू क्या था? डी लैम्डा बाई डी। और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बताओ? लैम्डा वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट है सी और फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू, लिख दो इसे आप। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? फॉर ए गिवन अंडर ए गिवन एक्सपेरिमेंट अंडर गिवन कंडीशंस बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बीटा घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटा रहे हो तो बीटा घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो बीटा फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब रेड लाइट हटाकर ब्लू लाइट लगा दी, फ्रीक्वेंसी घटाने का मतलब ब्लू लाइट हटाकर आपने रेड लाइट लगा दी। जो रेड रीजन है स्पेक्ट्रम का ये लो फ्रीक्वेंसी है, और ब्लू रीजन जैसे जैसे आप ब्लू की तरफ विब ग्योर, जब जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाओगे, वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई,
वेवलेंथ सबसे छोटी, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे बड़ी। बात समझ आई इतनी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक ही है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इफ द होल apparatus is is immersed, if the whole apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, अगर पूरा का पूरा एपरेटस, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, आप कर रहे थे, रेड लाइट से कर रहे थे, ठीक है, लेके पूरे एपरेटस को आपने पानी में डुबो दिया, सब कुछ वैसा का वैसा रखा, लाइट भी वही की वही सब कुछ, तो अब बताओ फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देख लो, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या नहीं है, बस सिंपल सी बात है, डी लैम्डा अपॉन डी। इसमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रोल ही नहीं है, इसका मतलब अगर किसी लिक्विड में डुबो भी दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो आपको लिखना पड़ेगा कोई इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट। क्यों? फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा, देखने में ऐसा लगता है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आ रहा है। हाँ, C अपॉन D इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये C क्या है, यहां C क्या है, यहां C है स्पीड ऑफ लाइट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब ध्यान से देखो, जब आपका पूरा एपरेटस एयर में है तो D एयर वाली स्पीड लिखोगे आप अपॉन डी न्यू। जब यही आपने, ये किस में है, ये इन एयर, और पूरा का पूरा एपरेटस आपने डुबो दिया, किस में डुबो दिया, लिक्विड में डुबो दिया, तो अब बीटा लिक्विड वाली कितनी हो जाएगी, डी स्पीड ऑफ लाइट, मैं इसको सी नहीं लिखूंगा, वी लिखूंगा, किसमें, लिक्विड में, अपॉन में क्या, स्मॉल डी, और फ्रीक्वेंसी तो वही की वही रहनी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला करती। अगर आप मीडियम बदल दें, लाइट अपना मीडियम बदल ले तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदला करती है। ये किस में हो गया, लिक्विड में हो गया, दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, बीटा अपॉन अपॉन बीटा लिक्विड, कैपिटल डी सब कुछ खत्म होकर के स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड। और पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट स्पीड, इन दोनों का रेशियो ही तो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड लिखूं मैं, क्या लिखा है इसे मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो अगर आपको बीटा इन लिक्विड चाहिए, बीटा इन लिक्विड, इट इज इक्वल्स टू बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर लिखना जरूरी नहीं है, या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी आप कह सकते हैं इसे। अगर पानी में डुबो दिया तो जितनी एयर में बन रही थी फ्रिंज विड्थ उससे 1.3 टाइम्स कम बनेगी। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, 1.3 है वाटर का, 4/3 होता है वाटर का। अगर आपने पूरा एपरेटस किस में डुबो दिया, स्पेशली लिक्विड, मैंने कौन सा लिक्विड ले लिया, वाटर, तो जितनी भी थी उससे 4/3 टाइम्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहां से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एयर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बाकी लिक्विड है, ग्लास है, डायमंड है, ये है वो है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है। तो जब अपॉन में 1 आपने कर लिया, ग्रेटर देन 1 आ गया जब अपॉन में, तो इसका मतलब सीधा बात है बीटा लिक्विड इज लेस देन बीटा इन एयर। जितनी लिक्विड के अंदर है बीटा विड्थ उससे कम हो जाएगी, उससे उसमें वो कम हो जाएगी, किससे, जितनी एयर में होती है। बात समझ आई यहां तक? एक क्वेश्चन और सिंपल आता है, क्या सिंपल आता है, इफ डी इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्टेंस बढ़ा दो आप
स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दो, तो सीधी बात है आपको फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा, डी लैम्डा बाय डी, और फिर यह लिखोगे आप बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, इंक्रीजिंग द डी विल इंक्रीज बीटा, इंक्रीजिंग डी विल इंक्रीज बीटा। बस इतनी सी कहानी लिखनी, जितना बढ़ा दे जाओगे उतना बीटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इफ डी इज इंक्रीज, और इसका फॉर्मूला तो डिक्रीज में भी आता है, दोनों में ही आता है। तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। कैसे फॉर्मूला लिखोगे आप? फॉर्मूला लिखोगे बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, तो बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। जितना ज्यादा इंक्रीज करते चले जाओगे उतना ही बीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स डिक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ वाली बात आ जाती है, क्या कि आपने बीटा बहुत इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, बीटा इज इंक्रीज। इफ डी इज टू लार्ज, मतलब आपको याद है शुरू में क्या बताया था कि जो दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है कितना होता है, 1 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर आपने दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कर दिया 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी कर दोगे, सत्यानाश हो जाएगा सारे प्रैक्टिकल का। क्यों सत्यानाश हो जाएगा बताओ, कौन मुझे बता सकता है? अगर आपने स्मॉल डी की वैल्यू 5-7 mm या 10 mm कर दी तो पूरा प्रैक्टिकल का सत्यानाश हो जाएगा। कौन बता सकता है इस बात को, कैसे सत्यानाश हो जाएगा पूरे प्रैक्टिकल? कुछ भी नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। ये जो कैपिटल डी, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर एंड डी इज अबाउट 1 और 2 मिलीमीटर। तो इसको अगर 10-20 मिलीमीटर कर दे जाओगे तब भी इस कैपिटल डी के कंपैरिजन में तो कम ही रहेगा। ये कैपिटल डी 7-8 मीटर है, आपने 7-8 मिलीमीटर कर दिया, तब भी ये स्मॉल डी तो कैपिटल डी के कंपैरिजन में कम ही रहेगा। सुनो ध्यान से समझो, अभी आप नहीं पहुंच पाए वहां तक। मैं दो पैटर्न आपके सामने बना रहा हूं, दो डिफरेंट पैटर्न्स मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक पैटर्न मैंने बनाया ये वाला, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी बना रहा हूं, बस थोड़ी सी फ्रिंजेस बना देता हूं। थोड़ी सी फ्रिंजेस बना देता हूं। एक पैटर्न तो मैंने ये बनाया है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या लिया इस टाइम मैंने दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस लिया है वो, सपोज मैंने इस टाइम लिया है क्या, D1, ठीक है। एक पैटर्न में और बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, एक पैटर्न में और बना रहा हूं। ये मैंने दूसरा पैटर्न बना लिया। ये है क्या, ये तब है जब स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने D2 रखा। बता सकते हो D2 D1 में कोई रिलेशन, कोई इनका आपस का है? सीधी सी बात है कि D1 इज स्मॉलर देन D2, क्योंकि जितना D कम होगा फ्रिंज विड्थ उतनी बड़ी होगी। यहाँ विड्थ बड़ी है, यहाँ विड्थ छोटी है। जब विड्थ बड़ी है तो इसका मतलब D क्या है, स्मॉल d छोटा है, कम कम है, करेक्ट। तो मैंने फ्रिंज डिस्टेंस D1 से बढ़ाकर D2 कर दिया तो फ्रिंज विड्थ कम हो गई। मैं अगर और भी कम कर दूं, अगर मैं इसे और भी कम कर दूं, वो सॉरी और भी ज्यादा बढ़ा दूं, D3 को और भी ज्यादा बढ़ा दूं, तो फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा, फिर क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न ऐसा बन जाएगा ना, और भी पतली हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, है ना। अच्छा, मैंने और बढ़ा दी, डिस्टेंस D4 कर दी, तो अब फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा भाई, अब तो फ्रिंजेस
फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, मिली जाएंगी। ये तो बस बिल्कुल एक दूसरे से मिली 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 सी हो जाएंगी, बस ये सारी मिली मिली सी हो जाएंगी। इससे भी ज्यादा बढ़ा दूं मैं तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ डार्क है कहाँ ब्राइट है, समझे। तो अब यहां हिसाब देखिए कि अगर d की वैल्यू काफी बड़ी हो गई, इफ d इज टू लार्ज, तो फिर बीटा इज टू स्मॉल, टू स्मॉल टू बी डिस्टिंग्विश्ड। बनेंगी लेकिन हम उनका पता ही नहीं लगा पाएंगे कहाँ ब्राइट है कहाँ डार्क है। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो पूरी स्क्रीन है, होल स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। हमें तो रोशनी दिखाई देगी इकट्ठी, एक साथ यूनिफॉर्म रोशनी दिखाई देगी, हमें पता नहीं चलेगा डार्क कहाँ बन रहा है, क्योंकि रोशनी है तो दिखाई तो देगी, वो अंधेरा तो दिखाई देगा नहीं, रोशनी हमें दिखाई देगी, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड दिखाई देगी। ठीक है, अगर इस d की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इस बीटा यानी फ्रिंज विड्थ इतनी कम हो जाएगी कि हम डार्क ब्राइट के बीच का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, और फिर पूरी की पूरी स्क्रीन हमें यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड दिखाई देने लगेगी। इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट इफ d इज टू स्मॉल, अगर बहुत ही छोटी हो जाए, अगर बहुत ही छोटी हो जाए ये d की वैल्यू, अगर d बहुत ही छोटी ले लूं मैं, माइक्रोमीटर्स में ले लूं, तो फिर बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा, बीटा इज टू लार्ज, बीटा बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ये फ्रिंज विड्थ बहुत बड़ी बड़ी होंगी, और ये फ्रिंज विड्थ इतनी बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है फ्रिंज इतनी चौड़ी इतनी वाइड हो जाए कि जो आपने स्क्रीन ले रखी है उस पर सिर्फ, उस पूरी स्क्रीन पर सिर्फ ब्राइट ही ब्राइट रह जाए, सेंट्रल ब्राइट रह जाए पूरी स्क्रीन पर, बाकी तो डार्क खत्म, पता ही नहीं चला कहां बन रही है। तो भी क्या होगा, तो भी फिर आपकी पूरी स्क्रीन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड दिखाई देगी। मतलब हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या, फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर, फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर होगा, सिंस द होल स्क्रीन, द होल स्क्रीन इज ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी मैक्सिमा, पूरी की पूरी पर मैक्सिमा आ जाएगा, डार्क फ्रिंज तो रहेगी नहीं, डार्क वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा इसमें से, तो फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। यहां भी फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। यहां क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इतनी कम हो गई कि हम डार्क और ब्राइट में कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे। हाँ, कैपिटल डी आप बहुत ज्यादा बढ़ा दो, कैपिटल डी आप यहाँ रख दो सिलेक्ट, और स्क्रीन ले जाकर रख दो मेरठ में, भाई ये कैपिटल डी नहीं बढ़ सकता जरूरत से ज्यादा, बढ़ाने की तो लिमिट है, ये थोड़ी ना चांद के चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, है जी, उनको डी बढ़ाते बढ़ाते मैं तो चांद के भी पार ले जाऊंगा ऐसे डी को। इस मेरी स्लिट तो यहाँ रखी है किले में घर की छत पे, और डी बढ़ाते बढ़ाते चांद के भी पार पहुंच गए, वो डी कैपिटल डी, कैपिटल डी तो भाई, अगर इस देखो एक बात तो ये है कि ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है, अंधेरे में ही होता है प्रैक्टिकल, ये इतनी हल्की सी भी रोशनी में दिखाई नहीं देती फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस बनी हुई है। तो जब अंधेरे में होना है तो भाई कमरे के अंदर करोगे या अंधेरे में खेत में जाके करोगे इसे, तो इसीलिए हाँ क्या, हाँ 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 हाँ, कहीं और दिख सकते हैं हाँ, लेकिन एक्चुअली हम ऑब्जर्व तो सिर्फ स्क्रीन कर रहे हैं ना अपनी, भाई स्क्रीन 1 मीटर की 2 मीटर की, ये स्क्रीन इतनी बड़ी लगी हुई, अगर पूरी की पूरी ब्राइट फ्रिंज से आपके सामने लगी हुई स्क्रीन है, पूरी की पूरी ब्राइट फ्रिंज से ऑक्यूपाई हो जाए तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो आपको ऐसा लगेगा फ्रिंज पैटर्न है ही नहीं है। भाई छत पे या दीवार पे इधर उधर कहीं थोड़ी ना दिखाई देगा, वो तो छतें और दीवारें तो वैसे ही खा जाएंगी सारी इल्यूमिनेंस को, फ्रिंज, अगर अगर दीवारें छतें एक जैसी काम करती तो मैं क्यों लगाता ये स्क्रीन यहाँ लाकर, स्क्रीन पे तो ऑब्जर्व करेंगे ना हम उसको, वाइट स्क्रीन पर ये जो भी हमने लगा रखा है स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे।
एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभार, रेयरली, रेयरली आता है, क्या ये S1 थी या S2 थी, इनमें से किसी एक को आपने बंद कर दिया, इसके ऊपर कोई एक नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी रख दी, दोनों में से किसी एक पर, दोनों में से किसी एक पर, यानी एक को आपने बंद कर दिया, एक को खुला छोड़ दिया, तो अब सामने जो स्क्रीन आपकी लगी हुई है इस पर क्या दिखाई देगा भैया? यहाँ तो इंटरफेरेंस होने के लिए तो दो वेव चाहिए ना, दो में से एक को तो काट दिया, तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, नो इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब नो इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न भी नहीं आएगा। लेकिन सिंगल स्लिट से कुछ और हो जाता है, एक्चुअली कुछ और हो जाता है सिंगल स्लिट से, ना 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 ना, सिंगल स्लिट से कुछ और हो जाता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने लगेगा यहाँ पर आपको। क्या मिलेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। वो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, अगला टॉपिक वही है। एक स्लिट अगर बंद कर दी जाए तो यहां इंटरफेरेंस पैटर्न के बजाय डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा आपको। डबल स्लिट होता है तो एक्चुअली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों पैटर्न मिलते हैं, और सिंगल स्लिट हो जाएगी तो केवल डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेयरली एक आध क्वेश्चन और आता है, क्या कि अगर दोनों स्लिट्स की जो ओपनिंग है ये अगर डिफरेंट साइज की हैं, फील हो रहा है आपको, S1 की ओपनिंग S2 की ओपनिंग से ज्यादा बड़ी है, तो फिर यहाँ फ्रिंज पैटर्न पर आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या दिखाई देगा, क्या चेंजेस दिखाई देंगे सामने आपको स्क्रीन पर, कोई बता सकता है? बड़ा सही वाला टिपिकल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है। स्लिट, स्लिट की जो ओपनिंग है, देखो ये स्लिट है मेरी, मेरी हाथों के बीच में स्लिट है, ये स्लिट्स है मेरी। अब मैंने एक स्लिट की तो ओपनिंग इतनी कर दी और एक स्लिट की ओपनिंग रह गई पतली मेरी, S1 बड़ी हो गई और S2 छोटी रह गई, तो अब जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो क्या चेंजेस उसमें दिखाई देंगे? यहाँ जो सामने आपने ये स्क्रीन लगाई है, इस स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न में कोई चेंज दिखाई देगा क्या आपको? क्या चेंज दिखाई देगा, कोई बता सकता है? रेज योर हैंड्स।